नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं माध्यमिक परीक्षा 2024 की दृष्टि से जो जारी नमूना प्रश्न पत्र कक्षा 10 का जो हिंदी विषय का ये मॉडल प्रश्न पत्र है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। साथियों, यह पेपर आपके लिए एक वरदान साबित होगा और निश्चित ही ये पेपर को पढ़ करके आप परीक्षा के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त करोगे। साथियों, ये पेपर आपको हिंदी विषय का जो 3 घंटे और 15 मिनट में आपको हल करना है तथा पूर्णांक आपके 80 अंक का यह हिंदी का पेपर होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं कक्षा 10 का हिंदी विषय का यह मॉडल प्रश्न पत्र। देखते हैं यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए, निर्देशों को आपको पढ़ना है। आप पेपर को शुरू करते हैं। तो इसके तहत खंड अ दिया होगा। खंड अ के तहत 1 नंबर प्रश्न है। हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के तहत पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं। तो पंडिताइन में जो प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? यहाँ पर आइन प्रत्यय है। नेक्स्ट आगे स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद है सुधन अच। इस प्रकार इसको करना है। अगला प्रश्न है भ्रमर गीत की भाषा है। भ्रमर गीत की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा अ, फागुन की आभा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आगे जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है? तो सहस्त्रबाहु के समान। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? उत्तर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट आगे यही सच है कहानी संग्रह के लेखक हैं। उत्तर होगा मन्नू भंडारी। नेक्स्ट प्रश्न है लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है? तो उत्तर होगा नवाबों पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मानव संस्कृति है। उत्तर होगा अविभाज्य। और 11 नंबर है मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है। उत्तर होगा गंतोक को। नेक्स्ट प्रश्न है पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर बुलाते थे। उत्तर होगा भोलानाथ। तो इस प्रकार साथियों आपको जो 12 प्रश्न है खंड अ के वो कंप्लीट करने हैं। अब आगे रिक्त स्थान से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो देखते हैं। जिस क्रिया में 2 क्रम प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है अविकारी शब्द को ही अवयव कहते हैं। और 3rd नंबर है द्वंद्व समास के दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अवयव शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट है 5 नंबर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। इस प्रकार साथियों रिक्त स्थान पूर्ण करना है। आगे निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश को प्रिय विद्यार्थियों आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। आपको अच्छे से इस गद्यांश को क्लियर करना है। तो जैसे 1 नंबर प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर जैसे गद्यांश को पढ़ने के बाद में इसका शीर्षक अपने आप आ जाता है। तो इसका शीर्षक होगा शिक्षा का महत्व या शिक्षा का स्वदेशी। नेक्स्ट है व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? तो उत्तर होगा शिक्षा के द्वारा। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति या राष्ट्र का चरित्र निर्माण होता है। अगला प्रश्न है जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? उत्तर होगा शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्र के विकास व नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु कौन सी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षा जो है स्वदेशीय होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार थे? तो शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। और लास्ट प्रश्न है जो विनाश शब्द का जो विपरीतार्थ शब्द गद्यांश में है तो विनाश का विपरीतार्थ होगा निर्माण। अब आगे है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया हुआ होगा। उस अपठित गद्यांश को पढ़ करके इसके प्रश्नों को देखना है। तो यहाँ पर हम इस अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं, पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो फूली सरसों ने दिया रंग मधु लेकर आ पहुँचा अनंग वधु वसुधा पुलकित अंग अंग है वीर वेश में किंतु कंत वीरों का कैसा हो वसंत। इस प्रकार ये है। तो यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक देना है। तो यहाँ पर इस गद्यांश के अंदर वसंत का सौंदर्य बताया गया, ये शीर्षक है। मधु लेकर कौन आया? मधु लेकर अनंग यानी कामदेव आए थे। कंत किस वेश में हैं? तो कंत वीर वेश में है। वसुधा की तुलना किससे गई है? तो वसुधा वधु से की गई है। और प्रस्तुत गद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो बसंत ऋतु का
फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिया है, तो अरितिमा युक्त पीला रंग दिया है। अब आगे है खंड ब। अब खंड ब के तहत कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तरों का अध्यापन हम देखते हैं। तो यहाँ पर इन प्रश्नों को आपको अच्छे से कॉपी में लिखना है और इनके जो उत्तर हैं इनको भी आपको कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न 5 है, जो काशी संस्कृति की पाठशाला है नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पर इसका जो है प्रश्नों के उत्तर देखते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, काशी को संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा गया है कि शास्त्रों में काशी आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित हैं। हम यहाँ पर संगीत की भक्ति को किसी भी धर्म से, कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विश्वाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते, इस प्रकार। और अगला प्रश्न था, संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती हैं। तो अगला प्रश्न क्या था, संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती हैं। साथियों ये सभी प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, लेखक के अनुसार संस्कृति में मानव कल्याण की भावना निहित होती है। जब यही भावना टूटकर मानव के अकल्याण और विनाश में सहायक बन जाती हैं तो वह असंस्कृति हो जाती है, अर्थात जिसका परिणाम असभ्यता कहलाते हैं। इसलिए मानव में कल्याण की भावना ही होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रश्न 7 है, जो संगतकार कविता का मूल भाव क्या है, लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा, संगतकार कविता में संगतकार का महत्व बताए गए हैं। वह मुख्य गायक के पीछे पीछे चलता है, उसके स्वर को बिखेरने नहीं देता और उसे सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अतः उसे भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जो आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया है। तो आत्मकथ्य कविता में कवि ने जो है, जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथ्य कविता में बिंब विज्ञान योजना में अपने आप को भंवरे के रूप में, जीवन को गागर रीति के रूप में, परिवार को जीवन के सपने के रूप में, पत्नी को पाथे के रूप में एवं अपने कर्मों को कथा आदि बिंबों के रूप में प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ। उत्तर लिखना है, हिरोशिमा में लेखक को अणुबम के विस्फोट की भयानकता का अनुभव हुआ। वहाँ जले हुए पत्थर पर लंबी उजली छाया देखकर अनुमान लगाया कि मानो वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा रहा होगा, जो रेडियोधर्मी किरणों का शिकार हुआ, जिसने पत्थर तक को झुलसा दिया और उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, जो 10 नंबर, पत्थर तोड़ती पड़िहानियों को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो उत्तर है कि लेखिका को पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अनुभूति हुई, अनुभूति, किंतु हिमालय पर पत्थर तोड़ती पहाड़ी हानियों को देखकर उनका जीवन दुखदायी लगा। वहाँ पर औरतें पीठ पर अपने बच्चों को बांधकर गिट्टियाँ तोड़ती हैं, मजदूरी करती हैं। अगला प्रश्न है, आंखें भर आना मुहावरा का अर्थ है, वाक्यों में प्रयोग लिखिए। तो आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ है आंखों में आंसू आना, दुखी होना। वाक्य प्रयोग है, मायके से विदा होते समय हर बेटी की आंखें भर आती हैं। अब आगे है खंड स। खंड स के तहत 12 नंबर प्रश्न में एक पठित गद्यांश होगा, इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो 4 नंबर का आएगा, तो इस गद्यांश को आपको प्रिय विद्यार्थियों अच्छे से पढ़ना है। अब इसके जो प्रश्न हम देखते हैं कि लेखक दुखी क्यों हो गया, क्योंकि लोग देशभक्ति की कदर नहीं करते। हालदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे, 15 दिनों बाद। सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था। लेखक आज वहाँ रुकना क्यों नहीं चाहता था, सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन मर गया, इसलिए उनकी मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा और लोगों में देशभक्ति नहीं होगी। नेक्स्ट आगे इसके अथवा में भी एक पैसेज दे रखा है, इसको भी आपको पढ़ना है और पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो साथियों, दोनों में से एक पैराग्राफ को आपको करना है। अब आगे एक पठित गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर जो है पद्यांश को पढ़ना है आपको। अब इसके प्रश्नों के उत्तर है, जो प्रस्तुत पद्यांश में कवि किसके विषय में कह रहा है, कवि खेतों में फल फूल रही फसलों के विषय में कह रहा है। फसल किसके हाथों के स्पर्श की महिमा है, तो फसल किसानों के हाथ के स्पर्श की महिमा है। रूपांतरण है, सूरज की किरणें पंक्ति का आशय लिखना है। तो इसका आशय यह है कि सूरज की किरणों ने कमलों फसलों को अपनी उष्मा देकर इस तरह रूपांतरित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो फसल को किन किन तत्वों का कवि ने पद्यांश वर्णन किया है। तो फसल के लिए सैकड़ों नदियों का जल, सूरज की किरणें, लाखों करोड़ों लोगों के हाथों के स्पर्श अर्थात उनका श्रम आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट आगे इसके अथवा में भी पद्यांश दे रखा, इसको पढ़ना है और पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने। अब आगे कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों को साथियों आपको पढ़ना है और जो पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हें अपनी नोटबुक में दर्ज कीजिएगा। साथियों, कुछ इसी टाइप का पेपर है जो परीक्षा के अंतर्गत आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत की विशेषताओं के कारण उन्हें ग्रस्त होते हुए भगत कहा जाता है, 1 नंबर। दूसरा इसके अथवा में आपको है याद करना है कि लेखिका पड़ोस कल्चर वेन संस्कृति को संकुचित, असहाय और असुरक्षित क्यों मानती थी। और इसके आत्मकथ्य कविता में जयशंकर प्रसाद के जीवन का यथार्थ अभाव के पक्ष के मार्मिक अभिव्यक्ति है, उसे अपने शब्दों में लिखना है।
और ज्यों जल माही तेल की गागरी बूंदी न तागो ताको लगाती पंक्ति के माध्यम से बताइए कि गोपियाँ संपूर्ण पद में उद्धव पर क्या व्यंग्य करती हैं। अब खंड द के अंतर्गत आपको दो प्रश्न दिए जाएंगे, जैसे यतीन्द्र मिश्रा के कृतित्व और व्यक्तित्व और कवि जयशंकर प्रखर के कवित्व और व्यक्तित्व के विषय में आपको याद करना है। और अगला प्रश्न है, जो साना साना हाथ जोड़े अध्याय के आधार पर बताइए लेखक ने अपनी संपूर्ण यात्रा की खोज क्यों कहा है। और इसके अथवा में भी एक प्रश्न है, उसको भी आपको करना है। 18 नंबर प्रश्न है जो एक निबंध का प्रश्न होगा, और 6 नंबर का साथियों ये निबंध का प्रश्न होगा जो बहुत ही ज़्यादा आपके मायने रखता है। 6 नंबर अपने आप में बहुत होते हैं, तो एक निबंध अच्छे से इन चारों में से एक विषय पर निबंध आपको करना है, जैसे आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण, अनुशासन और मेरी अश्वनी यात्रा। तो साथियों मेरे हिसाब से आपको चारों निबंध अच्छे से तैयार कर देने, ठीक है ना, इसी के आधार पर आपको करने हैं। और 19 नंबर प्रश्न है कि इसमें को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा महेशकार प्रधानाचार्य विद्यालय खेल सप्ताह में प्रार्थना पत्र लिखना है और पुस्तकों के महत्व का एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो दोनों में से आपको करना है, एक करना है। और 20 नंबर है निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों की बिक्री का ज्ञापन तैयार करना है। तो साथियों ज्ञापन का भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ज्ञापन का, और ये 4 नंबर आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में जो है कक्षा 10 का जो लेटेस्ट हिंदी विषय का जो है प्रश्न पत्र, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किए हैं। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अगले नए जो मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। साथियों बने रहिए हमारे चैनल पर, धन्यवाद।